नमस्कार दोस्तों। जी। रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास एस के दास ने कल मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौद्रिक समीक्षा के बाद उन्होंने जो संकेत दिए हैं उसे हम अगर सरल शब्दों में कहें तो उनका ये आकलन है कि अगले साल से जो हमारी इकोनॉमी है वो सरपट दौड़ने लगेगी। मेरे साथ जाने माने अर्थविद डॉक्टर आलोक पुराणिक जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और आर्थिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। जी ओंकार भाई, नमस्कार। आलोक भाई, जो एस के दास ने कहा है, आरबीआई के गवर्नर ने कहा है, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, एक तो ओंकार भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय, ये दो संस्थान भारत में ऐसे हैं, ये कोई भी आंकड़ा कहें, कोई आकलन कहें, तो इसमें सहमति और असहमति नहीं होती। ये तो आपको एक आधिकारिक आंकड़े के तौर पे हम इनको मानते हैं, है ना। इसमें तो क्योंकि इनके पास जो अर्थव्यवस्था की जो जानकारियां होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, वो इन्हीं के पास होती हैं और किसी के पास नहीं हो सकती। रिजर्व बैंक अगर ऐसा कहता है कि अगले साल इकोनॉमी सरपट दौड़ेगी, बल्कि अगर उनके आंकड़ों को हम देखें तो 2021-20 का यानी अगला वित्तीय वर्ष में उनका आकलन है कि 10% की विकास दर हासिल होगी। और उनके आंकड़ों को अगर आप गहराई से देखें तो उनका एक विश्लेषण यह है कि जनवरी मार्च 2021 में स्थितियां पलटी हुई दिखेंगी और विकास दर 0.5% दिखाई पड़ेगी। और उसके बाद के जो अगले 3 महीने हैं, जिसे हम अप्रैल जून 2021 में, रिजर्व बैंक कह रहा है कि करीब 21%, 20.6% की विकास दर अप्रैल जून 2021 में मिलेगी। ये ठीक उस स्थिति के विपरीत है कि अप्रैल जून 2020 में हमने करीब 24% की गिरावट देखी थी, और ठीक एक साल बाद 20.6 या 21% की अगर उठाव रिजर्व बैंक देख रहा है। तो इकोनॉमी की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं वी शेप। वी शेप यानी यूं गिरे और यूं चले गए। वी शेप की ग्रोथ रिजर्व बैंक को दिखाई पड़ती है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि रिजर्व बैंक अगर इन बातों को कह रहा है, उसके आंकड़े हम सबसे या किसी भी अर्थशास्त्री, आर्थिक पत्रकार से याद दुरुस्त होते हैं, उनके पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं। तो इसमें तो कमोबेश मतभेद हो सकता है कि ये 21-20 में 10% हासिल होगी या 8% हासिल होगी, लेकिन एक बात बहुत सही है कि अर्थव्यवस्था ने गड्ढे से निकलना शुरू कर दिया है और गड्ढे से ऊपर की ओर जाना शुरू कर दिया है। और अगर ये हम इस आशंका में माने कि कोरोना से जो स्थिति पैदा हुई है उसकी मंदी कई सालों तक चलेगी, वो आशंका का एक तरह से खंडन रिजर्व बैंक गवर्नर करते हैं। वो तो कहते हैं कि अगले साल यानी जनवरी से लेकर हम मार्च 2021 में पॉजिटिव देखेंगे, और पूरे साल में उनका मानना है कि -9.5% की गिरावट देखी जाएगी, जो आमतौर पर लगभग सारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का आकलन यही है कि इस साल तो सिकुड़ाव होगा जो दिखाई पड़ रहा है। तो मोटे तौर पे ये एक उम्मीद की किरण है, और गहनतम निराशावादी जो हम मान सकते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल मंदी चलेगी, मुझे लगता है कि अब से लेके करीब 6 महीने बाद हमें पॉजिटिव खबरें और सकारात्मक ग्रोथ की खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। और इस पे हमें आश्वस्ति का भाव इसलिए रखना चाहिए कि ये कोई थिंक टैंक ने या किसी पत्रकार ने या किसी अर्थशास्त्री का आकलन नहीं है, ये रिजर्व बैंक का आकलन है। तो इसे हमें ध्यान में रख के एक आश्वस्ति, न्यूनतम आश्वस्ति का भाव विकसित करना चाहिए। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा है कि जो 2020-21 जो वित्तीय वर्ष इस समय चल रहा है, जी इसमें 9.5% की गिरावट का अनुमान है कुल जी, मिलाकर बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे किस तरह की मुश्किलें पेश आने वाली है? देखिए, इसमें इकोनॉमी के 3 सेगमेंट हैं। एक तो कृषि, एक उद्योग और एक सेवा। कृषि में तो ओंकार भाई हाल मतलब नॉर्मल स्थितियों से बेहतर वाला हाल है, यानी जब प्री कोविड का जो ग्रोथ रेट था उससे ज्यादा ग्रोथ रेट है। तो कृषि तो कमोबेश आप मान के चल सकते हैं कि पिछले साल से बेहतर है। अब दिक्कतें दो क्षेत्रों में है, उद्योग और सेवा।
उद्योग में भी जो बहुत बड़े उद्योग है जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर का बड़ा योगदान है, वहां आप कह सकते हैं कि अब डीलर्स बहुत खुश हैं, कंपनियां बहुत खुश हैं, ऑटो बिक रहे हैं, बाइक भी बिक रही है, कारें भी बिक रही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मोटे तौर पर बहुत दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही। दिक्कत जो वाकई दिक्कत है और जिसका सामना अर्थव्यवस्था में काफी चुनौतीपूर्ण है, वो जो छोटे इकाइयां हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनके सामने एक दिक्कत ये है कि जो पुराने कर्ज लिए हैं वापसी की दिक्कत है। नई मांग पैदा हो तब तक अपने पैसा कैश बना रहे, उसकी दिक्कत है। और ग्राहक कई उद्योगों में, जैसे बहुत, मैं आपको छोटा उदाहरण दूं, बैंड बाजा आप देखें ना, बैंड बाजा का जो कारोबार है वो उनका भाई बिल्कुल ठप हो गया। शादी ब्याह अब तक के 50 से ज्यादा नहीं जा सकते थे, और अब जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अब खर्च नहीं कर रहे शादियों पे, तो बैंड बाजे की दिक्कत है। मतलब वहां घोड़ियों तक की बेरोजगारी की समस्या की बात आ रही है। खाने पीने के रेस्टोरेंट की बड़ी बड़ी दिक्कत है। मतलब जिनके पास परचेजिंग पावर है वो भी मारे डर के नहीं खाना खा रहे कि साहब बाहर जाके खाने में भी दिक्कत है। सिनेमा हॉल इंडस्ट्री की दिक्कत है। सरकार खोलना अलाउ भी कर देगी, लेकिन परिवार के साथ जाने में आदमी हिचक रहा है। तो मनोरंजन उद्योग, सेवा क्षेत्र, होटल, ट्रैवल, शादी से जुड़े तमाम उद्योग, ये उद्योग कारोबार एक संकट के सामना कर रहे हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर और हाउस कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो बड़ा रोजगार देते हैं, उसमें दिक्कतें कम होती दिखाई पड़ रही हैं। अब तीसरा आता है बहुत बड़ा सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर। सॉफ्टवेयर में तो अंकर भाई लगभग कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और एजुकेशन ऐसा है जो वर्क फ्रॉम होम बड़े आसानी से लोग काम कर रहे हैं। तो जी। सेवा क्षेत्र से बहुत संकट का समाचार कम से कम सॉफ्टवेयर में नहीं है। लेकिन हाँ, होटल, ट्रैवल, इसमें बहुत बड़ी चोट हुई है। और इसके छोटे कारोबारी भी, कम से कम 3 मैं ऐसे ट्रैवल एजेंट्स को जानता हूं जो ट्रैवल एजेंट का काम छोड़कर उन्होंने राशन बेचने का काम शुरू कर दिया है। तो काम धंधा चल रहा है, लेकिन पुराने धंधे में लौटने में जब लोग यात्राएं करेंगे और वो सब सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस, मुझे लगता है कि करीब 1 डेढ़ वर्ष का समय और लगेगा। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि स्थिति अब पलटाव की ओर है और एक बेहतरी का रास्ता इकोनॉमी अख्तियार कर रही है। आलोक भाई, जब ये वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था अप्रैल में, तो आप हम जानते हैं कि उस समय कोरोना भी अपने चरम की तरफ था। भारत में भी लॉकडाउन की स्थिति थी। हाँ, पूरी मार्च दुनिया में आ की, गया था। बिल्कुल। जी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो डामाडोल होने लगी थी। हर तरह का कारोबार एकदम बंद था, ठप था। उत्पादन बंद, डिमांड बंद, बाजार बंद, औद्योगिक इकाइयां बंद, सब कुछ बंद था। और जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जो हमारी इस वित्त वर्ष की शुरू की जो 3 तिमाही हैं, वो कोई बहुत सुखद नहीं रही हैं, बल्कि नकारात्मक रही हैं। और जैसा आपने कहा है कि जो चौथी तिमाही होगी, जनवरी से और मार्च तक वाली, जी उसमें जी। 0.5 जो है फाइव। वो आपको सकारात्मक दिखाई देगा। और उसके बाद जब 2021-22 का वित्त वर्ष शुरू होगा, तो फिर और बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। एक, लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, यानी जनवरी से मार्च तक के और फिर अगले वित्त वर्ष के, वो अनुमान सही साबित हों, इसके लिए मेरे विचार से एक तो ये जरूरी है कि कोरोना तब तक थोड़ा सा नीचे आ जाए, उसका रौद्र रूप देखना हम लोग बंद करें। दूसरे, घरेलू जो बाजार है उसमें मांग जो है वो हमें दिखाई देनी चाहिए। और तीसरे, जो वैश्विक हालात हैं वो भी ठीक रहने चाहिए। बिल्कुल, आपने सही नब्ज पे हाथ पकड़ा है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो रिजर्व बैंक ने इस पॉलिसी डिक्लेरेशन में कही है कि महंगाई दर के भी कम रहने के आसार हैं। हाल के महीनों में चिंता की बात क्या हो गई थी कि महंगाई भी अपना सिर उठा रही थी, और खासतौर पर कृषि से जुड़ी जो उत्पाद है, महंगाई दर अगर बढ़ती है तो रिजर्व बैंक को ब्याज दर करने में दिक्कतें आती हैं, कम करने में दिक्कत आती है। महंगाई दर अगर रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार रहे
तो रिजर्व बैंक आने वाले वक्त में ब्याज दरों में और ज्यादा कमी करने की सोच सकता है। अब मूल मसला यह है कि आम आदमी की तरफ से मांग कैसे और बढ़े। देखिए, कोरोना को लेके तो इतना आप और हम अब तक समझ गए होंगे, मार्च से लेके और अक्टूबर में हम हैं, इसका खौफ ठीक वैसा तो नहीं रहा। और कहीं ना कहीं ये भावना भी घर कर गई है कि भाई अब जैसा भी हो कोरोना के साथ जीवन चलाना है। तो जी। इस कोरोना के भय की वजह से जो इंडस्ट्री सीधे तौर पर प्रभावित है, खाना पीना, होटल, एंटरटेनमेंट, उसके रिवाइवल में तो वक्त लगना है। लेकिन एक दृष्टि से आप देखें कि कोरोना के चलते अब हाउसों का, मकानों का कंस्ट्रक्शन नहीं रुक रहा, शादियां नहीं रुक रही, कमोबेश जैसी शादियां हो ही नहीं है, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो इसका एक पॉजिटिव असर ये आया कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय अपनी कार या अपनी बाइक से चलना प्रीफर कर रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो कोरोना से फायदा हो गया। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें अगर ग्रोथ होती है तो रोजगार भी मिलेगा, डीलर्स के लेवल भी रोजगार मिलेगा, सारी चीजों का रोजगार मिलेगा। तो चिंताएं बनी हुई, चिंताएं खत्म नहीं हुई। लेकिन पहले ये आशंका ये थी कि ये जो कोरोना का मंदी का जो मामला है वो कोई नकारात्मक दर 2020-21 में आएगी, ये सब मांग के चल रहे थे। लेकिन चिंता ये थी कि 2021-22 में नकारात्मक तो नहीं हो जाएगा। तो वो चिंता एक बड़े स्तर पर शक्तिकांत दास साहब दूर करते हैं कि वो नकारात्मक उनको होने का आकलन नहीं है। और ग्रोथ रेट वो 10% बताते हैं। मैं कह रहा हूँ 10% आशावादी भी मान लें आप, अगर 7% भी हो जाए तो हमें मानना चाहिए कि इकोनॉमी की रफ्तार कई मामलों में बहुत सुधर जाएगी। और देखिए, संकट परेशानी को लेकर ओंकार भाई, भारतीय क्या पूरे विश्व की स्मृतियां बहुत कमजोर होती हैं। अभी 3-4 महीने में आ, हम लोग यूज टू हो गए और यूज टू हो जाएंगे। पॉजिटिव बात यह है कि कोरोना के इन्फेक्शन रेट बढ़ने के बावजूद मृत्यु दर, मृत्यु यानी मृत्यु से अब कम हो रही है। मेरे घर के आसपास ही करीब 20 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं पिछले 2 महीने में। भगवान के कृपा है, एक भी किसी का मृत्यु का समाचार नहीं। सब होके वापस घर आ गए, काम धाम पे लग गए। तो ये कोरोना अब धीमे धीमे एक मानसिक तौर पे हम उस तैयारी में जा रहे हैं कि भाई ठीक है, बीमारी है, आएगी तो निपट लेंगे। अभी जो भय का माहौल था, घर से निकलना नहीं है और कहीं जाना नहीं है और कहीं किसी शॉप पे नहीं जाना है। अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ तो मतलब सड़कों पे भीड़ लगभग वही है। और इवन कपड़ों की दुकानों पे भी दिल्ली एनसीआर में पर्याप्त भीड़ दिखाई पड़ी। तो मुझे संकेत ये मिल रहा है कि आने वाले वक्त में जो फेस्टिव सीजन आ रहा है उसमें लोग थोड़ा सा भय के माहौल से और निकलेंगे, खरीदारी और बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे खरीदारी बढ़ेगी, जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा। सारा खेल मांग का है। मेरी जेब में पैसे मैं बाजार में खर्च करने को तैयार नहीं हूँ, तो मेरी जेब में पैसे का कोई मतलब नहीं है। मेरे जेब में पैसे हैं, मैं नया मोबाइल लेना है, नया लैपटॉप लेना है, बच्चे को नई कार दिलानी है, तो वो धीमे धीमे आ रहा है। समय जो मेरी व्यक्तिगत आकलन था कि वो 2 से 3 साल लगेगा, लेकिन ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आश्वस्त हूँ कि 6 महीने बाद अगर गवर्नर साहब कहें कि वो पॉजिटिव जोन में जा रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव खबर है और इसका स्वागत है। अच्छा, ये जो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की है, आम आदमी की अगर हम बात करें तो उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा देखिए, इस फैसले का? रिजर्व, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। रेपो रेट या रिजर्व रेपो रेट जब रिजर्व बैंक कम करता है तो उसका आशय ये होता है कि अब अर्थव्यवस्था में बैंक की ब्याज दरें कम होनी चाहिए। यानी कार का लोन, मकान का लोन ये सस्ता मिलना चाहिए, ईएमआई सस्ती होनी चाहिए। तो उसके चलते कार खरीदना, ऑटोमोबाइल खरीदना थोड़ा सा आसान हो जाता है, पुरानी ईएमआई भी थोड़ी सी कम हो जाती है। रिजर्व बैंक ने इस ब्याज दर को कम करने वाले हथियार का प्रयोग अभी नहीं किया है। उसकी मुझे एक वजह समझ में आती है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिमांड वैसे ही बहुत तेज हो रही है बिना किसी इंटरेस्ट ईएमआई कम होने के। तो मुझे लगता है कि इस ब्रह्मास्त्र को रिजर्व बैंक ने बचा के रखा है मार्च अप्रैल वाले उस वक्त में, कि जब उसे इकोनॉमी में बहुत तेज ग्रोथ दिखाई देगी तो मांग को तेज बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा ब्याज दर और कम तब की जाएंगी। लेकिन अभी इसका असर यह है कि आम आदमी की ईएमआई, वो चाहे कार की हो चाहे वो मकान की हो, वो फिलहाल कम होती दिखाई नहीं पड़ रही है।
जो जो जिस रेट से ईएमआई दे रहे थे उन्हें उस रेट से ईएमआई देनी पड़ेगी। भविष्य में संभवतः 5-6 महीने बाद इसमें हम कमी देख सकते हैं। अच्छा, एक ये कितना रिलेवेंट है कितना नहीं है कि जो नौकरी पेशा आदमी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नौकरी पेशा आदमी है उसके लिए क्या गवर्नमेंट को कुछ इस तरह की रियायतें नहीं करनी चाहिए कि इस पूरे वर्ग को इस बार का आईटीआर जो है वो फाइल करने की छूट दी जाए कि भाई आप चलो अगले साल कर लेना? कुछ इस तरह की रियायतें नहीं दी जा सकती लोगों को? नहीं, अगर आपका आशय ये है कि इस साल मत दो अगले साल दे देना, मतलब देना है, तो वो एक तरह से दायित्वों को अगले साल लेकर जाना हो गया। देना तो फिर भी है। जितना मेरा अंदाजा है कि सरकारी खजाने में इस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप है नहीं। जीएसटी हालांकि पुराने लेवल पे आ रही है, लेकिन जो खर्चे बढ़े हैं, अभी खर्चे बढ़े हैं तो डेफिनेटली मनरेगा का बजट बढ़ा है। आपको मनरेगा बजट और बढ़ाना पड़ सकता है, कोरोना की तैयारियों का बजट बढ़ाना पड़ सकता है। और इस सब के साथ हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि ये सामान्य नहीं, घनघोर असामान्य वक्त है। चीन और पाकिस्तान अपनी बदमाशियां बाउंड्री पे जारी रखे हुए हैं, तो आपको और राफेल और हथियार, तो सैलरी क्लास निश्चय ही बहुत दुखी परेशान है, नौकरियां गई हैं। लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे भाई कि सैलरी वाले को राहत दी जाए या मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति को राहत दी जाए जिसके दाल रोटी का जुगाड़ मनरेगा से हो रहा है, तो फिर किसी भी सरकार को फैसला ये करना पड़ेगा भाई कि आप मनरेगा में पैसा बढ़ाएं, गाँव में पैसा बढ़ाएं। और सैलरी वाले को मेरी राय में कम से कम इतना तो सरकार कर दे कि एक 5 to 10% की छूट ना देके, कि 5 to 10%, अगर आपको 30,000 का टैक्स बनता है तो 3,000 रुपए अगले साल दे देना, मतलब उसको खत्म ना करके आगे लेके जाए। इतनी एक टोकन ही सही, लेकिन सरकार ये संकेत दे देगी भाई कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो पूरी स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा संसाधन है कि वो किसी भी वर्ग के साथ रियायत कर सकती, सिवाय उस वर्ग के जो इस वक्त अपने अस्तित्व के संकट के साथ जूझ रहा है। एक और मसला था, सुबह में देख रहा था, वो खबर मुझे अभी मिल नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई हो रही है जिसमें सरकार ने ये कहा है कि हम अब और ज्यादा रियायत नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या मसला है आलोक भाई, और गवर्नमेंट को ऐसा कहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? उसका कहना है कि हम पहले ही काफी रियायतें दे चुके हैं, पैकेज के तौर पर भी, अलग अलग क्षेत्रों को भी, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे मामलों में, वित्तीय मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ये मसला यूं है कि अ, बैंकों ने जो कर्जे दिए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उस पे और रियायतें दी जाएं, ऐसी मांग की जा रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी चाहती हैं और रियायत दी जाए। सरकार का पक्ष है कि कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत रियायतें पहले दी जा चुकी हैं, और रियायत नहीं दे सकते। दरअसल अर्थव्यवस्था ओंकार भाई चक्र में चलती है। चक्र से क्या आशय है? मैंने एक बैंक से लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, मैं बैंक को वापस करूंगा, उस वापस किए गए पैसे से बैंक आगे किसी और को लोन देगा, और ये चक्र घूमेगा। बैंक से मैंने लोन लिया और मैं किसी संकट का हवाला देके ये कह रहा हूं कि मैं अब आपका पैसा वापस नहीं करूंगा, मेरा पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो आगे सारा चक्र रुक जाएगा। एक चीज जो बहुत मुहिम हमें समझने की है कि ये हमें समझना चाहिए कि अगर बैंकों को उनके दिए गए पैसे वापस नहीं हुए, और एक भी बैंक अगर डूब गया, किसी सरकारी बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं अपना पैसा डिपॉजिटर्स का देने की योग्यता नहीं रखता, समझिए कि फिर इकोनॉमी कोलैप्स होगी। बैंकिंग जगत और किसी स्टील कंपनी के डूबने में बड़ा फर्क है। टाटा स्टील डूब जाए, टाटा मोटर्स डूब जाए, एम्प्लॉयज प्रभावित होंगे। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डूब गया तो समझिए आपके लाखों करोड़ों डिपॉजिटर्स का पैसा डूब जाएगा। पैसा ये लोग कहां से लेके आ रहे हैं? एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं।
लेने वाले लेते जा रहे हैं और वापसी नहीं आ रही है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा होगा। ये बात रिजर्व बैंक भी समझता है और सरकार ने भी इसको अपने उस एंगल से रखा है कि रियायतें अब देना संभव नहीं है। और मैं इस बात से सहमत हूँ, ये तकनीकी विषय है कि भाई रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय तय करें क्या करना है। इसमें मानवीयता के आधार पर या किसी खास कंसिडरेशन के आधार पर अगर सरकारें इस तरह सुप्रीम कोर्ट इस तरह से इंस्ट्रक्शन देने लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि वित्तीय जगत के लिए एक बड़ी भारी संकट की स्थिति पैदा होगी, जो मूलतः विश्वास पर आधारित है, जो ट्रस्ट पे चलता है। अब ट्रस्टी मेरा उड़ गया तो फिर मान लीजिए स्टेट बैंक पे ट्रस्ट उड़ जाए, स्टेट बैंक के सारे डिपॉजिटर खड़े हो जाए कि बाहर हमें पैसा वापस दे दो, तो स्टेट बैंक जैसा बड़ा बैंक भी डूब जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वैसी स्थिति आने देनी चाहिए और रियायतों की सीमा होनी चाहिए। और वो सीमाएं क्या हैं ये बैंक जानते हैं, ये सरकार जानते हैं। आलोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और कई ओमकार मुद्दों पर ओमकार बहुत विस्तार से चर्चा की। ओमकार भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।